हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज जिसका नाम क्या रखा गया है, Q10 सीरीज। ठीक, इस सीरीज के दौरान हम लोग क्या करेंगे, पर डे 10 क्वेश्चंस लगाते चलेंगे और इस तरीके से बैक टू बैक प्लेलिस्ट क्रिएट करके एक साथ आपको एक जगह सारी क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस पर डे के जो वीडियोस होंगे वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से, धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के जो हमारे पहले 10 क्वेश्चन हैं वो हैं, शुरुआत हो रही है यहाँ से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये आए हुए क्वेश्चन है किसमें, 2024 जो जनवरी सेशन का हमारा जेई मेंस का एग्जाम हुआ था उसके। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से शुरू होंगे, उसके बाद हम लोग पीछे की तरफ बढ़ेंगे ना। ठीक है, और अभी जो नया सेशन में हो गया है इसके बाद वो भी लॉन्च होने वाले हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो हम लोगों को सारे क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे पहले आए चाहे बाद में, जैसे जैसे आगे भी एग्जाम्स होते जाएंगे इसी सीरीज में उनको क्या करते जाएंगे, चिपकाते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आने वाला है वो क्या आ गया कि पोजीशन ऑफ एन एंट, एक चींटी है चल रही है, मूविंग इन वाईजेड प्लेन में चल रही है और जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t² j कैप प्लस 5k कैप। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पूछा गया है हम लोगों से। तो एकदम सस्ता सवाल है, हम लोगों को पता है कि व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। एस की वैल्यू जैसी यहाँ रखेंगे तो पता तो सबको है, फिर भी निकाल के दिखाते हैं, जिनको नहीं आता है वो सीखते भी चलेंगे साथ में, जिनको आता है वो बहुत ही अच्छी बात है। 2t² का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 4t, साथ में कौन बैठा है j कैप, 5k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। और t की वैल्यू क्या दी है हमको 1, t की वैल्यू क्या दी हुई है 1, t की वैल्यू यहाँ जैसे ही रखेंगे 1 तो हमको क्या मिलेगा 4j कैप। अब देखने वाली बात है कि ऑप्शन में हमारे पास दो जगह 4 बैठा है और आगे क्या दिखा है, यहाँ x डायरेक्शन यहाँ y डायरेक्शन। तो ये जो j कैप है वो हमें क्या बता रहा है कि डायरेक्शन कौन सी होगी y, इसका मतलब जो हमारा आंसर सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आओ आगे, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ गया। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। दूसरा कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों सही दोनों गलत, ये सिचुएशन है। तो देखो, जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड्स की वो क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गैसेस। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से उनकी विस्कोसिटी गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, सरफेस टेंशन लिक्विड का डिक्रीज करता है अगर हम उसमें डिटर्जेंट टाइप की या सोप टाइप की कोई भी इम्प्योरिटीज ऐसी इंसॉल्युबल मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज। माने ये स्टेटमेंट सही है जबकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि लिक्विड की सरफेस विस्कोसिटी क्या होती, ज्यादा होती। तो फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot a/2 वेयर a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। देखो, ये क्वेश्चन आने की जो भी संभावना होती है मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन तुमको सेम टू सेम दिखाई देगा, केवल यहाँ नहीं हर जगह आने, अगर कहीं भी ये क्वेश्चन और भी आएगा मैक्सिमम संभावना इसकी यही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लें तो भी कोई बुराई नहीं है, π-2a, लेकिन फिर भी π-2a कैसे आ रहा, अगर हम लोग इससे बात करेंगे π-2a कैसे आया निकाल के दिखा दो, तो भैया निकाल के दिखा देंगे। देखो क्या कि म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2, और म्यू ही कौन है, cot a/2 है, तो म्यू की जगह जैसे हम रखेंगे cot a/2 तो ये हो गया साइन a प्लस डेल m/2 डिवाइड बाय साइन a/2। और हमें तो पता है, क्या पता है हमें कि cot होता है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, जैसे इसको लिखोगे cos a/2 अपॉन साइन a/2, ये साइन a/2 से साइन a/2 क्या हो जाएगा टाटा,
टाटा बाय बाय हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, कॉस ए बाई टू। कॉस ए बाई टू को साइन के टर्म में कैसे लिखोगे, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। और ये कौन बैठा तुम्हारे पास सामने, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। साइन से साइन कैंसिल करोगे और तुम्हें यहां से डेल एम की वैल्यू मिलेगी पाई माइनस टू ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन से होने वाला है, 1। ठीक, तो ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ आगे। आगे आए तो हम लोगों ने देखा कि जबरदस्त लंबा चौड़ा सवाल हमारे सामने है कि अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है जब वो ट्रेवल कर रहा है। तो अब आगे देखोगे तो तुमको क्या दिख रहा है कि इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, ई और बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या क्या इसमें से हो सकती है पॉसिबिलिटी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि मे नॉट हैव या मे हैव। ठीक, अपने पास 4 ऑप्शंस है, हमें देखना है कि क्या क्या संभावना हो सकती है। तो देखो, वेलोसिटी, ये पार्टिकल जा रहा है, कोई वेलोसिटी इसकी तभी चेंज होगी जब फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, अगर E और B दोनों जीरो हैं, E और B दोनों जीरो हैं तो फोर्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स का F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यही होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए इन 3 में है, इसमें नहीं है, इसका मतलब चौथा तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब अपने पास 3 संभावनाएं हैं। अगला अगला कह रहा है कि ई जीरो हो जाए और बी जीरो ना हो। यहां पे कह रहा है कि ई जीरो ना हो और बी जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखो, जो अगर ई जीरो हो गया तो क्यू ई वाला टर्म तो जीरो हो गया, और अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमें पता है कि एफ इक्वल टू बचा कौन, क्यू वी क्रॉस बी। अब ऐसी संभावना भी हो सकती है कि V और B के बीच का एंगल कितना हो जाए, जीरो। माने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाएंगी। तो साइन जीरो और साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो फोर्स जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब बी भी ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन दूसरा गलत हो गया। ठीक, अब अगर बी जीरो है तो क्यू वी क्रॉस बी तो जीरो हो गया, और ई जीरो नहीं है तो एक फोर्स अब बच गया, एफ इक्वल टू क्यू ई, माने ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी नहीं होना चाहिए, तो सी इसमें है, इसका मतलब ये गलत, ये सही। ठीक, क्लियर कट बात। ये वाला ऑप्शन कैसे सही हो रहा, डी ओनली, क्योंकि अगर ई जीरो है और बी भी नॉट, दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमें पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, अगर ई और बी दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में यहां भी फोर्स नहीं लगने वाला है। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन सही कौन सा हो रहा है, ए बी और डी, माने ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलो बढ़ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, ए ट्रेन इज मूविंग with a speed of 12 meter per second on rails which are 1.5 meter apart। दो पटरियां जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 मीटर। टू नेगोशिएट अ कर्व रेडियस 400 मीटर, 400 मीटर का एक रेडियस लेना है। द हाइट बाय विच द आउटर रेल शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। बैंकिंग ऑफ रोड हम लोगों ने पढ़ रखी है, हम लोगों को पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, ये तो हमें पता ही है। तो अगर मान लो कि एक ट्रैक इस हाइट पे है, दूसरा वाला इस हाइट पे है, तो ये एंगल थीटा, ये हाइट, और ये दोनों ट्रैक के बीच का गैप कितना दिया है, 1.5, माने ये h अपॉन 1.5 हो गया। और v स्क्वायर की वैल्यू देखो, v कितना दिया है, हमको दिया है 12 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ रखा 12 इंटू 12 अपॉन r की वैल्यू कितनी दी है, 400 इंटू g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, और h इक्वल टू कितना, h अपॉन ये क्या हो गया 1.5। ठीक, अब हमें इसको करना है सॉल्व। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना सबको आता है, गुणा भाग करना, तो हमें मिलेगा कि जो h है वो लगभग 5.4 सेंटीमीटर
मीटर निकल के आएगा। माने कि एक ट्रैक को 5.4 सेंटीमीटर उठा देंगे, जिससे कि गाड़ी जो है, ट्रेन जो है, वो इजीली क्या कर जाए, टर्न कर ले। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जब भी बड़े हाईवेज बनते हैं या कोई भी ट्रैक बिछता है रेलवे का, तो इनको क्या करते हैं, एक साइड से उठा देते हैं, जिस मोड़ पे, ऐसा नहीं कि हर जगह, मोड़ पे उठा देते हैं, जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इम्पैक्ट की वजह से कोई भी चीज मुड़ते समय ऐसा ना हो कि पलट जाए। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स्ड बाइस, कौन सा इसमें से रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस का मतलब सीधा सीधा ये कि अगर अपने पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसका जो पी टाइप है उसका पोटेंशियल इससे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, माने यहाँ पे वैल्यू बड़ी है तो यहाँ वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। और अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, रिवर्स बाइस। बस यही हमको ढूंढना है इसमें। देखो सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि ये 2 वोल्ट है और इसका मतलब ग्राउंड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2 और ये 0, माने ये बड़ा ये छोटा, तो सही है, फॉरवर्ड बाइस है। फिर अगला, अगले में देख रहे हैं कि ये किस पे, 0 पे, ये -5 पे, तो 0 बड़ा होता है कि -5, 0 बड़ा होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। अगला, ये 2 और ये -10, 2 और -10 में कौन बड़ा, 2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 2 प्लस का और ये प्लस का 4, माने प्लस का 4 बड़ा हो गया, माने जो नेगेटिव साइड है पीएन जंक्शन का, वो उस पर पोटेंशियल कैसा आ गया, बड़ा। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, रिवर्स बाइस, माने चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा निकल गया, 6। अगले पे आओ। अगला, अगला कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर सबने देखा होगा लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय 11th क्लास में या 12th के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में स्फेरोमीटर का यूज था। नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए था, नहीं किया कोई बात नहीं, या नहीं कराया गया भी हो सकता है। तो स्फेरोमीटर हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होती है, 3 ऐसे उसके आपको लेग्स दिखाई देंगे, बीच में स्फेरोमीटर का घूमने वाला एक स्क्रू होता है, उससे हम लोग क्या नापते हैं, किसी भी स्फेरिकल सरफेस की थिकनेस या डायमीटर कह सकते हैं ना हम लोग। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल नापेगा, थिकनेस ऑफ द प्लेट बिल्कुल नापेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल नापेगा, क्या नहीं नापेगा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड नापने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है पोलैरीमीटर का, और इसके बारे में हम लोग कब पढ़ते हैं, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, बीएससी में आते हैं, ग्रेजुएशन के दौरान हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं। ठीक है, पोलैरीमीटर का एक एक्सपेरिमेंट भी ग्रेजुएशन में दिखाई देगा, जो भी भविष्य में अगर अगर भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, जो करेगा तो उसको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या जो भी बड़े भाई दीदी भैया लोग कर रहे हों उनसे पूछना, तो वो बताएंगे कि हाँ उन्होंने ऑप्टिक्स में स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड का शुगर के साथ 10 ग्राम, मतलब लिक्विड में, वाटर में 10 ग्राम शुगर मिला के उन्होंने लाइट का स्पेसिफिक रोटेशन वहां पे देखा होगा। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ गया भाई। Two bodies of mass 4 gram and 25 gram are moving with equal kinetic energy। जैसी देखो equal kinetic energy, the ratio of magnitude of linear momentum, ये क्या लिखा 4, ये क्या लिखा 25, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का 5, तो 2:5 डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, अगर वैसे देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बराबर है K1 = K2, इसका मतलब कि P1 P²/2m होता है, P²/2m1 = P2²/2m2। बस क्या करोगे इसके बाद, P1/P2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, m1/m2 का अंडर रूट आ गया, m1 दिया है 4, m2 दिया है 25, अंडर रूट ले लिया, हमको आंसर क्या मिल गया, 2:5। ठीक, डायरेक्टली आंसर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ सोचने नहीं, देखा धाए से मारा किनारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया अपने पास। कह रहा है कि 0.08 किलोग्राम एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे ही सुनो कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमें पता है कि dW = क्या होता है, PdV। dV क्या हो जाएगा, 0। PdV लिखो या चाहे P डेल्टा V लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0, माने dW 0 दिया है डायरेक्ट।
थ्रू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, दी है 0.17 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जे माने जो हमारा जूल्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू लिख दी आगे। द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली, हम लोग को पता है कि डी क्यू इक्व टू क्या होता, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और डी डब्ल्यू तो शून्य है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर दी उसने। और डी यू माने डी यू ही किसके बराबर हो गया, डी क्यू के, और डी क्यू क्या होता है, डी क्यू होता है एम एस डेल्टा टी। एम दिया है तुमको, कितना दिया है 0.08। एस एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कितनी दी है 0.17 किलो, किलो है तो इसको कर दिया 170 और साथ में चेंज कर दे रहे हैं तो 4.18 दिया है हमको। और डेल्टा टी माने 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केवल टी होता है तो केल्विन में चेंज कर रखना है, डेल्टा टी है तो चाहे केल्विन में रखो चाहे सेंटीग्रेड में, बात बराबर है, क्योंकि डिफरेंस बराबर होता है केल्विन और सेल्सियस स्केल पे। तो यहाँ पे क्या रख दोगे तुम, यहाँ पे रखोगे 5, यहाँ तक आ रहा है 5, ठीक। इसको बढ़िया सुंदर सा कैलकुलेशन करोगे और तुम्हें आंसर मिलेगा 284 जूल, ठीक। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज मतलब आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा देखो, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, ये तो तुम्हें पता ही है। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ ओरिजिनल वैल्यू एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि भैया क्या होने वाला है। तो तुम ये देखो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हें याद तो कर लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा 4 ग्राम ना। कैसे होगा देखो, हम लोग को पता है कि जी इक्वल्स टू क्या होता, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बोलो जानते हैं हम लोग। और G1 अपॉन G2 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, M1 जी M1 अपॉन R1 का स्क्वायर अपॉन जी M2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो G और M तो कांस्टेंट है, क्योंकि G तो कांस्टेंट होते ही, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और M के लिए तो कह रहा भैया कि M कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो सिचुएशन बच रही है यहाँ पे वो क्या बच रही, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। वो कह रहा है कि कितना हो जाती है, रिड्यूस टू हाफ, माने ये हो जाती है r/2 और नीचे वाला बेटा कौन, r ने r को क्या कर दिया, लपेट दिया। तो ये स्क्वायर G2 कितना हो रहा है इससे 1/2 स्क्वायर 4 गया G1 के पास 4, और G1 की वैल्यू क्या थी G, तो आंसर क्या हो जाएगा 4G। इसको डायरेक्ट याद भी करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हो गए, और इसी तरीके से कोशिश करी जाएगी कि डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन की एक लेक्चर आता जाएगा, और डेली सबको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, पढ़ना है, रिवीजन जरूर करना है ना। कुछ भी क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते हैं तो उनको नोट भी करना है साथ ही साथ में, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत।